Hello everyone, I hope you're all doing good. First of all, I would like to welcome you all to our channel Legal Pedagogy and to this family. ये जो क्लासेस हैं ये फोकस करेंगी हमारे सीपीसी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे सब लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। और डरते शायद इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, सेक्शंस कम है, लेकिन इसका एक पार्ट और है जिसके अंदर ऑर्डर्स एंड रूल्स दिए हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली बहुत लेंदी है, इसलिए सब लोग डरते हैं। लेकिन जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो इतना लेंदी नहीं है। कुछ ही प्रोविजंस हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट सबको डराता है क्योंकि एक तो इसमें बैक आती है, दूसरा इनफैक्ट जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी इस सब्जेक्ट से पहले बहुत डरती थी। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा सेमेस्टर एग्जाम में स्कोर आया है 71। तो अगर मैं 71 स्कोर कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी 70+ बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आप जो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे उसको रेगुलरली फॉलो करें और उतना ही पढ़ें जितना हमारे सिलेबस में जिस तरीके से डिफाइंड है, उतना ही पढ़ें और उतने को ही बेस्ट तरीके से पढ़ें, ठीक है। इन क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि हम सारे प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लें, साथ ही साथ केसेस जो हम केस मैट में दिए हैं या फिर जो केसेस इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम इसी के साथ कवर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके एंड में जाते जाते मैं आपको पूरा सीपीसी एक बार डिकोड कर दूंगी, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सीपीसी का फुल फॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड, ऐसे मत बोलिएगा, ठीक है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम इसको बोलेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो एग्जाम में जब भी आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो आप हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे। एक कॉमा लगेगा और यहाँ पे ईयर लिखा जाएगा 1908, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा एग्जाम में इस एक्ट को लिखने का। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो बीच बीच में खांसी आ सकती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हम हमेशा इस एक्ट को इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि जनरली ना एक्ट का इनैक्टमेंट डेट और जिस दिन से वो फोर्स में आया है, ये दोनों डेट्स अलग होती हैं, ठीक है। इनैक्टमेंट का डेट वो डेट है जिस दिन उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल चुका है। तो सीपीसी 1908 को 21 मार्च को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला है, ठीक है। लेकिन केम इनटू फोर्स का मतलब जिस दिन से इसके प्रोविजंस लागू होना स्टार्ट हुए हैं, इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1909। जो इनैक्टमेंट का ईयर है हम अपने एक्ट में वही मेंशन करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल लॉ में और सब्सटैंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जनरली ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का पार्ट होता है, तो ये हमें बेसिक चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर से पता होती हैं। तब भी मैं ब्रीफ में एक चीज़ बताऊंगी, सब्सटैंटिव लॉज वो होते हैं जो कि हमारी राइट्स के बारे में मेंशन करते हैं, हमारी राइट्स क्या होंगी वो सब्सटैंटिव लॉज मेंशन करते हैं। लेकिन जब इन राइट्स का उल्लंघन होता है यानी कि इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो ऐसे में हमको जो रेमेडी मिलेगी वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगी, तो वो हमें प्रोसीजर बताता है, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ विदाउट प्रोसीजरल लॉ इज जीरो, क्योंकि सब्सटैंटिव लॉ ने राइट्स तो दे दी आपको, लेकिन अगर वो राइट्स इन्फ्रिंज होती है तो मैकेनिज्म क्या रहेगा रेमेडी पाने का, वो मैकेनिज्म हमें हमेशा प्रोसीजरल लॉ देता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो कि आप अभी से ही सीख लें, और ये हर प्रोसीजरल लॉ में काम आता है, चाहे वो सीआरपीसी हो सीपीसी हो। और ये मैक्सिम है दैट प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। ये आपने बहुत बार देखा होगा या शायद नहीं भी देखा हो, किसी किसी के लिए फर्स्ट टाइम पढ़ने का हो रहा होगा। प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है ना,
उसका काम ये है कि वो जस्टिस पाने के लिए मदद करे। इट इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस दिलवाना ही प्रोसीजरल लॉ का काम है, एंड प्रोसीजरल लॉ सर्व करती है, जस्टिस के प्रोसेस को सर्व करती है, यानी कि ये कभी भी जस्टिस के अगेंस्ट नहीं जाएगी, कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी। तो जितने भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं उनके पीछे का जो रैशनल है, यानी कि जो मोटिव है या जो पर्पस है उन सारे ही प्रोसीजरल लॉज का, वो रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है जस्टिस दिलवाना। यानी कि अगर हम किसी भी प्रोविजन को, किसी भी सेक्शन को प्रोसीजरल लॉ के इंटरप्रेट करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि मेन मोटिव होना चाहिए जस्टिस डिलीवरी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, यानी कि प्रोसीजरल लॉ सर्व करती है जस्टिस को। ठीक है, मिस्ट्रेस की तरह उसको अपने काबू में नहीं रखती है, उसको सर्व करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, सीपीसी एक और मैग्जिम है जिसको फॉलो करता है, और वो मैग्जिम है उबी जस इबी रेमेडियम। ये सबने पढ़ा होगा शायद लॉ ऑफ टॉट के टाइम पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ लॉ ऑफ टॉट में अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना एक लीगल एक्यूमेंट डेवलप करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ओबी जस ईबी रेमेडियम, यानी कि वेर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। तो आपने देखा कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसका काम क्या है, उसका काम है कि सब्सटैंटिव लॉ के थ्रू जो भी राइट आपको मिली है, अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा तो रेमेडी प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है वो आपको प्रोसीजरल लॉ देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट सीपीसी फॉलोज उबी जस इबी रेमेडियम। और उससे पहले वाला जो हमने पढ़ा, दैट प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। ये है हमारा रैशनल बिहाइंड सीपीसी, कि सीपीसी क्यों बनाया गया। ठीक है अब सीपीसी के ना दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सब्सटैंटिव पार्ट और एक है प्रोसीजर से डील करने वाला पार्ट। ठीक है, सब्सटैंटिव पार्ट है वो इंक्लूड करता है हमारे सेक्शंस, अभी मैं आपको बैरक्ट के थ्रू भी दिखाऊंगी, वो है सेक्शंस। और सीपीसी के अंदर सेक्शंस हैं सेक्शन 1 से लेके 158 तक। तो यानी कि सेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट लेंदी है। सब्जेक्ट लेंदी है शेड्यूल 1 की वजह से। शेड्यूल 1 के अंदर ऑर्डर्स दिए गए हैं। कितने ऑर्डर्स दिए हैं? 1 से लेके 51 तक, यानी कि 51 ऑर्डर्स दिए हैं। और हर एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर होते हैं रूल्स। ये सब अभी बहुत एब्सर्ड लगेगा, लेकिन जब हम इसको विद द टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आने लगेगा। ठीक है, अब ये जो सेक्शन वाला पार्ट होता है, इसको कभी भी अमेंड अगर करना हो, कुछ भी चेंजेस अगर लाने हो, तो लेजिस्लेचर हमेशा इसमें चेंजेस लाता है। ठीक है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया। तो इसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन है इसमें लेजिस्लेट करने की, अमेंड करने की, वो पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है। और वहीं अगर ऑर्डर्स के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो वो लाता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कभी ऑर्डर्स में और सेक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो प्रिवेल करेंगे हमारे सेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, और लॉज को बनाने का काम, मेन काम लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का मेन काम लेजिस्लेचर का होता है लेजिस्लेट करना लॉज को। ठीक है, तो कभी भी अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो हमेशा सेक्शंस जीतेंगे, ऑर्डर्स नहीं। ठीक है, ये सब ऑल्दो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में मुझे लगता है कि हर चीज़ अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो सब्जेक्ट से आप बहुत बेटर तरीके से वेल नोन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पढ़ा हमने एक ब्रॉड की सेक्शंस कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं। उसके बाद एक चीज़ मुझे बतानी थी, क्योंकि सेक्शन स्टार्ट होने से पहले जब भी हम बेयर एक्ट खोलते हैं तो पहली दो लाइन में ना एक इंट्रोडक्शन दे रखा होता है उस एक्ट के बारे में या उस कोड के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सीपीसी में लिखा हुआ है दैट दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कंसोलिडेट का मतलब हुआ हमारी कंट्री में जितने भी सिविल सूट्स हैं, जितने भी सिविल सूट्स होंगे
उनको फाइल करने का जो प्रोसेस रहेगा, किस कोर्ट में वो जाएंगे, क्या प्लेस ऑफ सुइंग होगा, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, उन सिविल सूट्स को फाइल करने का जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा का सारा ही सीपीसी में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे अक्यूमुलेट करके बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड एक्ट। यानी कि हमें अलग अलग एक्ट्स एंड कोड्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीपीसी अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कोड है और ये सारे ही सिविल सूट्स के प्रोसीजर को कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो अभी तक इतनी पिक्चर क्लियर होने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि जितने भी हमारे सिविल नेचर के सूट्स होते हैं उसका प्रोसेस होता है सीपीसी के अंदर, और जितने भी हमारे क्रिमिनल नेचर के सूट होते हैं सबका जो भी प्रोसेस है डीलिंग का वो होता है सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, तो कभी भी कोई सिविल सूट होगा तो वो हमेशा सीपीसी के थ्रू। अब सिविल सूट कहाँ अराइज करेगा, जैसा मैंने बताया कि सब्सटैंटिव लॉज राइट क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है ना, राइट्स वगैरह बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, सब आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। तो जब भी मान लीजिए एक दो पार्टीज हैं ए एंड बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो साइन भी हो गया मान लीजिए ड्यूली, और ए जो है वो अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, अगर वो अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये आपने पढ़ा होगा जरूर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी भी कोई एक पार्टी अपना अगर कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, इससे बी को लॉस हुआ होगा, मॉनेटरी लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकता है, लॉस ऑफ बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। तो बी के पास पूरी की पूरी राइट्स है कि उसको कॉम्पनसेशन मिले, है ना, ये लॉस जो है ये रीपे होना चाहिए, और ये रीपे कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ने ये तो बता दिया कि बी के पास राइट है और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये क्लेम जो करना है, ये क्लेम करने का प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपको सीपीसी बताता है कि आपको एक प्लेंट फाइल करनी होगी, प्लेंट के बाद प्रोसीडिंग्स चलेंगी और एट द एंड डिक्री इशू करी जाएगी, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा जिससे कि बी को रेमेडी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सिविल सूट्स होते हैं सिविल नेचर के लॉज होते हैं जिनके अंदर सिविल सूट्स अराइज होंगे, तो उन सिविल सूट्स को हम फाइल करते हैं कोर्ट में। ठीक है, सिविल नेचर के ही कोर्ट में उनको फाइल करेंगे, और उनको डील करने का जो प्रोसीजर है वो भी हमें कौन कोर्ट प्रोवाइड करेगा, सीपीसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं। नंबर वन, हमने पहले ये देखा है कि 1 से लेके 158 सेक्शंस हैं सीपीसी में, 51 ऑर्डर्स हैं, और 51 ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं। ठीक है, और एक चीज और, सबसे लेंदी ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर नंबर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्यों सबसे बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर 106 रूल्स दिए हैं, ये अभी हम बेयर एक्ट से देखेंगे। ठीक है, तो 51 ऑर्डर्स हैं, और 51 ऑर्डर्स में सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर नंबर 21 जिसके अंदर 106 रूल्स दिए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, और जब हमने प्रोसीजरल लॉ की बात करी थी तो हमने दो मैग्जिम्स पढ़े थे। एक तो दैट प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, और दूसरा हमने पढ़ा था उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, ये दो चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था कि ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है, यानी कि जितने भी सिविल नेचर के सूट्स होंगे उनका क्या प्रोसेस रहेगा रेमेडी ऑब्टेन करने का, वो सारा का सारा ही सीपीसी में दिया है। ठीक है, तो अभी तक ब्रॉडली हमने ये तीन पैरामीटर्स डिस्कस करे हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बेयर एक्ट दिखाना चाहूंगी। ठीक, तो ये है हमारा सीपीसी का बेयर एक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन 1 2 ऐसे करके 158 तक आपको सेक्शंस दिए होंगे। ठीक है, 158, तो 1 से लेके 158 तक आपको सेक्शंस दिए हैं। तो जैसे ही बेयर एक्ट में सेक्शंस वाला कंटेंट खत्म होता है, ऐसे ही शेड्यूल 1 स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल है जिसके अंदर ऑर्डर्स दिए हैं, देखिए ऑर्डर 1 लिखा है, ऐसे ही 1 से लेके 51 तक ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और हर ऑर्डर के अंदर रूल्स हैं। जैसे ऑर्डर 1 के अंदर 1 से लेकर के 13 तक रूल्स हैं,
ऑर्डर 2 के अंदर 1 से लेके 7 तक रूल्स हैं। ऐसे ही हम जब अपना केस मैट का कंटेंट सेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑर्डर नंबर और रूल नंबर दिया होता है। तो हमें सारे नहीं करने होते हैं, हमें वो स्पेसिफिक करने होते हैं जो कि हमारी केस मैट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ऑर्डर 21 दिखाती हूँ जो पेज 60 पर है। हाँ, ऑर्डर नंबर 21 जो कि सबसे लेंथीएस्ट ऑर्डर है। इसके अंदर देखिए कितने रूल्स हैं, 1 2 और ये जाते हैं 106 तक, 106। तो ऑर्डर नंबर 21 के अंदर है 106 रूल्स। ठीक है, तो ये तो मैं बस आपको बेरैक दिखा रही थी ताकि आपको पता चल जाए कि कंटेंट कैसे पढ़ना है। तो सेक्शंस दिए हैं, सेक्शंस के बाद फर्स्ट शेड्यूल दिया है, और फर्स्ट शेड्यूल में पहले हेडिंग होगी ऑर्डर 1, फिर ऑर्डर के अंदर रूल्स लिखे होंगे, फिर ऐसे करते करते ऑर्डर 51 तक होगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अब आपको देती हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें हम पूरा ही सिविल प्रोसीजर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं हम वो देखने जा रहे हैं। देखिए, हमने क्या देखा था कि सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो हर एक इंसान को राइट देता है, राइट दे दी। ठीक है जी, राइट दे दी, लेकिन राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, यानी कि सामने वाले इंसान ने हमारी उस राइट का उल्लंघन किया, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। तो जैसे ही इन्फ्रिंजमेंट होगा आपको क्या चाहिए, रेमेडी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सब्सटैंटिव लॉ ने हमको राइट दिया, जैसे ही हमारी राइट इन्फ्रिंज होती है ना, जिस मोमेंट हमारी कोई भी राइट का उल्लंघन होता है, तो हम बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। और कॉज ऑफ एक्शन हम बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। जो भी सिविल सूट्स फाइल होते हैं उनका जो ऑनसेट है, जो फर्स्ट स्टेप है जहां से प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, तो वो है कॉज ऑफ एक्शन का अराइज होना। कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वो कॉज जिसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, वो कॉज जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं ताकि हम अपना सिविल सूट सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर सकें और रेमेडी ले सकें। तो कॉज ऑफ एक्शन का अराइज होना बहुत जरूरी है। और कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, पहली बात आपके पास एक राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपकी कोई राइट ही नहीं है तब भी आप कॉज ऑफ एक्शन लेके पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। आपकी राइट होना जरूरी है, उस राइट का फिर इन्फ्रिंजमेंट होना जरूरी है। तो जैसे ही राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। ठीक है, तो अगर सिविल सूट की लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलेंगे कि जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी कि प्लेंटिफ, वो प्लेंट फाइल करता है। इसीलिए प्लेंटिफ को क्या नाम मिला है, प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ क्या फाइल करता है, प्लेंट। जैसे कि कंप्लेंट होता है, ऐसे ही सिविल केसेस की लैंग्वेज में हम जो प्लेंटिफ फाइल करेगा कोर्ट में जिसमें वो बताएगा कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मेरी राइट जो है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो वो होती है प्लेंट। ठीक है, प्लेंट गवर्न होती है ऑर्डर नंबर 7 के थ्रू। ठीक है, अब बस लिख के रख लीजिएगा, जब आप ऐसे कॉपी के पेज ऐसे पलटेंगे ना तो वो याद होता रहता है बार बार देख के। तो प्लेंट सबसे पहले हमें देखना है, और प्लेंट किस में दी है, ऑर्डर नंबर 7 में प्लेंट दी है। और 7 से ही आपको एक चीज़ याद आ जाएगी कि जब भी प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो उसको 7 डेज का टाइम दिया जाता है अपनी प्लेंट को अमेंड करने के लिए। अगर वो कोई भी चेंजेस अपनी प्लेंट में करना चाहता है, कुछ ऐसी बातें जो रह गई वो कुछ अमेंडमेंट अगर करना चाहता है, तो प्लेंट को अमेंड करने के लिए 7 डेज दिए जाते हैं प्लेंटिफ को। ठीक है, तो जब प्लेंट फाइल हो जाती है उसके बाद कोर्ट क्या करता है, अगर उस प्लेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम बोलेंगे कि सूट रजिस्टर हो गया है। ठीक है, प्लेंट ही सूट बन जाती है अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही ये हुआ तो कोर्ट सबसे पहले समन इशू करता है। किसको समन इशू करता है, डिफेंडेंट को समन इशू करता है। क्योंकि देखिए प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, लेकिन डिफेंडेंट को पता कैसे चलेगा कि उसके अगेंस्ट किसी ने कोई प्लेंट फाइल करी है, क्या कॉज ऑफ एक्शन था, उसको किस डिफेंस के साथ रेडी रहना है। तो इसी के लिए समन इशू किया जाता है। समन एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन्विटेशन है जो कि कोर्ट भेजता है सामने वाली पार्टी को कि आपको सो एंड सो फिक्स्ड डेट पे अपीयर होना है कोर्ट में, और किस वजह से होना है, रीजन, वो भी कोर्ट उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो समन एक इन्विटेशन है जिसमें डिफेंडेंट को बोला जाता है कि देखिए आपके अगेंस्ट एक प्लेंट फाइल हुई है, आपको इस डेट पर इस कारण से आना है। और इसके पीछे एक रीजन और होता है समन का, कि डिफेंडेंट को पहले से पता होना चाहिए कि क्या प्लेंट है, ताकि वो अपना डिफेंस रेडी रख सके। ठीक है, ताकि वो भी खुद को डिफेंड कर सके और जो भी आर्ग्यूमेंट्स और जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं वो कर सके।
और जो हमारा समन है वो ऑर्डर 5 रूल 1 से डील कराता है। ठीक है, तो ऑर्डर 5 रूल 1 के अंदर समन का प्रोसेस गिवन है। समन के बाद क्या होता है, अब प्लेंटिफ का हो गया, डिफेंडेंट को बता दिया है, अब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि दोनों ही पार्टीज को, यानी कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों को ही एक फिक्स्ड डेट पर कोर्ट बुलाता है, दोनों के लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है, उस डेट पर दोनों ही पार्टीज को अपीयर होना होता है। अब इसमें क्या है, 3 केसेस हो सकते हैं। हमने अपीयरेंस के लिए बोला लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया। ठीक है, अपीयरेंस के लिए मतलब डेट फिक्स करी और डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट अगर चाहे तो मे है, ये शैल नहीं है, मे प्रोविजन, कोर्ट अगर चाहे तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स चला सकता है। एक्स पार्टे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ की प्रेजेंस में, बिना डिफेंडेंट की मौजूदगी के वो प्रोसीडिंग्स को चला सकता है। तो ये मे प्रोविजन है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि अगर डेट अपीयरेंस की फिक्स करी है, डिफेंडेंट नहीं आया, तो उनके बिना ही एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ही नहीं आया, खुद तो एक तो प्लेन फाइल किया, ऊपर से डेट ऑफ अपीयरेंस पे आया नहीं, तो कोर्ट के पास इसमें भी डिस्क्रिशन है कि वो इस प्लेंट को ही डिसमिस कर दे। ठीक है, कि प्लेंट आया नहीं तो, प्लेंटिफ ही नहीं आया तो नॉन सीरियसनेस का इशू रेज करके हो सकता है कोर्ट चाहे तो इस प्लेंट को डिसमिस कर दे। अगर मान लीजिए दोनों ही पार्टीज नहीं आई, ना ही प्लेंटिफ आया ना ही डिफेंडेंट आया, तो ऐसे केस में कोर्ट प्लेंट को डिसमिस कर देता है। ठीक है, तो पहले प्लेंट, फिर समन, फिर अपीयरेंस। अब अपीयरेंस हो गई, दोनों लोग आ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिटन स्टेटमेंट का। जैसे कि एक प्लेंटिफ अपना कॉज ऑफ एक्शन या अपनी एलिगेशंस जो भी वो लगा रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसके लिए प्लेंट फाइल करता है ना, प्लेंट में वो सारी चीजें लिख के देता है। ऐसे ही डिफेंडेंट उसी प्लेंट के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट फाइल करता है जिसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट फाइल करता है पहली चीज, और डिफेंडेंट क्या क्या चीजें उसमें मेंशन कर सकता है, या तो वो उन एलिगेशंस को डिनाई कर सकता है, ये जो एलिगेशंस हैं ये मैं अग्री नहीं करता, और डिनाई करते हुए कुछ जो कहना चाहता है एक्सप्लेनेशन वो दे सकता है, या फिर वो एक काउंटर क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट भी बता सकता है कि मेरी भी इन राइट्स का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में या तो एलिगेशंस डिनाई कर दे जो कि प्लेंट में बनाई गई है, या फिर वो काउंटर क्लेम भी इसके अगेंस्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, रिटन स्टेटमेंट भी फाइल हो गई। रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन होता है। तो दोनों ही पार्टीज यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी दी गई स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन करते हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दोनों दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन के बाद एग्जामिनेशन करता है कोर्ट। किसका एग्जामिनेशन करेगा, दोनों ही पार्टीज का। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कोर्ट दोनों ही पार्टीज से पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एग्जामिनेशन से ही कोर्ट अपनी जुडिशियल डिडक्शंस ड्रॉ करता है। तो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों का ही एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, दोनों को एग्जामिन कर लिया, अब इनको एग्जामिन कर लिया, इनके डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो गए, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7th स्टेप होता है विटनेसेस का आना। तो इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों ही अपने विटनेसेस की लिस्ट कोर्ट को देते हैं, और कोर्ट उन विटनेसेस को समन भेजता है अपीयर होने के लिए कोर्ट में। फिर वो विटनेसेस आते हैं, और जब वो विटनेसेस आ जाते हैं उनका भी एग्जामिनेशन होता है, उनको सुना जाता है, सवाल किया जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, ये होने के बाद फाइनली अब सब कुछ हो चुका, एग्जामिनेशन पार्टीज का हो चुका, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हो चुके, विटनेसेस प्रोड्यूस हो चुके। अब फाइनली इशू फ्रेमिंग होता है। गलती से मैं चार्ज फ्रेमिंग लिख रही थी, चार्ज फ्रेमिंग क्रिमिनल प्रोसीजर में होता है, सिविल प्रोसीजर में हमेशा इशू फ्रेमिंग होता है। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे ही इशू फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इशू फ्रेमिंग कौन करता है, कोर्ट करता है। और इशू फ्रेमिंग क्या होती है, इश्यूज को फॉर्म करना, और यही वो इश्यूज हैं जिस पे लास्ट में जाके जजमेंट आती है। तो देखा होगा इश्यूज ऐसे फॉर्म होते हैं, इशू नंबर 1 ये है, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, और जब जजमेंट आती है तो ऐसे ही लिखा जाता है, इशू नंबर 1 पे
कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, 2 पे क्या जजमेंट दी, 3 पे। तो इश्यूज का फ्रेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इश्यूज फ्रेम कैसे होते हैं, जब भी कोई एक बात एक पार्टी तो एजर्ट कर रही है कि जी ऐसा हुआ था, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, तो जैसे ही एक बात किसी ने एजर्ट करी और दूसरे ने उसी बात को डिनाई कर दिया, तो ऐसे ही इशू राइज हो जाता है। तो जितनी भी बातों पे ऐसे इश्यूज फॉर्म होंगे वो सब हमारे इश्यूज होंगे। मान लीजिए प्लेंटिफ ने किन्हीं 3 बातें बोली, उनमें से 2 बातें डिफेंडेंट ने डिनाई कर दी, तो कितने इश्यूज फ्रेम हुए, 2 इश्यूज फ्रेम हुए। ठीक है, एक ने एजर्ट किया, दूसरे ने डिनाई किया, वही हमारे इश्यूज हो जाते हैं। तो इशू फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इश्यूज फ्रेम हो गए कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब इशू फ्रेम के बाद क्या होगा, लॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोर्ट ने बोल दिया जी हाँ हाँ ये इश्यूज हैं, अब होंगे आर्ग्यूमेंट्स। अरे पेन नहीं चल रहा है गाइज, तो सॉरी। इश्यूज फ्रेमिंग के बाद होता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट होंगे, कोर्ट देखेगी, रिकॉर्ड करेगी, एंड फाइनली आर्ग्यूमेंट्स के बाद आती है जजमेंट, JUDGMENT। ठीक है, यहाँ ई नहीं आता है, ये मिस्टेक हम करते हैं, मत करना, जजमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट आता है। जजमेंट ना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड। तो इसी जजमेंट के अंदर से डिक्री निकाल ली जाती है। ठीक है, तो लास्ट में जो कुछ होता है वो डिक्री पढ़ के ही होता है। ठीक है, तो जजमेंट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2A में, और डिक्री डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, जजमेंट क्या है, डिक्री क्या है, और हम फर्दर पढ़ेंगे रेस सब्जुडिकाटा, रेस सब्जुडिस, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ब्रॉड आप बस इतना ही समझिए कि जजमेंट एक बहुत एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट है, उसी के अंदर से डिक्री निकल कर आती है। ठीक है, जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में आती है उसको बोलते हैं हम जजमेंट डेटर। ठीक है, जिसके फेवर में डिक्री आई तो उसको बोलेंगे डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में आती है तो उसको बोलते हैं हम जजमेंट डेटर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, ये हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब आप केस मैट पढ़ते होंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती होगी, क्योंकि हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। तो वो मैं एक बार बताती हूँ। जब भी लिखा होगा ना सूट डिक्रीड, लास्ट में लिखा होता है ना सूट डिक्रीड, समझ ही नहीं आता है क्या मतलब हुआ सूट डिक्रीड का। जजमेंट पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सूट डिक्रीड का मतलब नहीं पता। तो सूट डिक्रीड का मतलब है जो भी प्लेंटिफ था ना इस सूट का, जिसने प्लेंट फाइल किया था, उसके फेवर में जजमेंट आया है, यानी कि उस केस में डिक्री होल्डर प्लेंटिफ है। तो जब भी अगर प्लेंटिफ, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फेवर में प्लेंटिफ के ही आए जजमेंट, कभी कभार डेटर के कभी कभार डिफेंडेंट के फेवर में भी आ जाती है। इसलिए अगर कभी प्लेंटिफ के ही फेवर में जजमेंट आए तो हम बोलेंगे वो डिक्री होल्डर है, और जिन केसेस में प्लेंटिफ ही जजमेंट में डिक्री होल्डर होता है तो हम बोलते हैं सूट डिक्रीड, और जहां पर प्लेंटिफ के अगेंस्ट में जजमेंट आती है तो हम बोलते हैं सूट डिसमिस्ड। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जब सूट डिक्रीड है यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में आया, सूट डिसमिस हो गया है यानी कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट में आया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है इस डिक्री का एग्जीक्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जीक्यूशन। यानी कि कोर्ट ने डिक्री दे दी कि हाँ प्लेंटिफ के राइट हुआ और प्लेंटिफ के ये राइट्स हैं, उसको डिफेंडेंट से लेने हैं। अब उस डिक्री को एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्मेशन देने को ही एग्जीक्यूशन कहते हैं, एग्जीक्यूट करना डिक्री को, यानी कि जो डिक्री में बातें लिखी गई हैं उसको प्रैक्टिकल शेप देना, उनको एक्चुअली में परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन पता है कहाँ दिया है, ऑर्डर 21, जिसके अंदर कितने रूल्स हैं, 106 रूल्स। जो सबसे बड़ा लेंदी हमारा ऑर्डर है उसी के अंदर एग्जीक्यूशन दिया है। तो बेसिकली ये जो हमने 12 स्टेप्स और स्टेजेस पढ़े थे, यही हमारा सीपीसी का सिलेबस है, और हमें इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना है। इसको वर्ड टू वर्ड मत रटिए, लेकिन इसको एक ही पेज पे लिखिए, और एक बार इसको ना एनालाइज करें आंख बंद करके कि हाँ अच्छा ये होता है, उसके बाद ये होता है। तो उससे क्या होगा, इस सब्जेक्ट की एक ब्रॉड पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। और जब हम आगे सब्जेक्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे हम जजमेंट पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा एक नॉवल कॉन्सेप्ट आ गया अचानक, क्या है जजमेंट, डिक्री क्या होती है। तो जब आपको ये सब पहले से पता होगा
तो ये आपको हेल्प करेगा। आई होप इस क्लास में आपको मदद मिली हो इस क्लास से, और आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि इतने ही अच्छे तरीके से, इनफैक्ट और बेटर तरीके से अपनी बातों को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।